सुधा का कॉलेज बड़ा एकांत और खूबसूरत जगह बना हुआ था। दोनों ओर ऊंची सी मेड़ और बीच में से कंकड़ की एक खूबसूरत घुमावदार सड़क। दाईं ओर चने और गेहूं के खेत, बेर और शहतूत के झाड़ और बाईं ओर ऊंचे ऊंचे टीले और ताड़ के लंबे लंबे पेड़। शहर से काफी बाहर देहात का सा नजारा और इतना शांत वातावरण लगता था कि यहाँ कोई उथल पुथल, कोई शोरगुल है ही नहीं। जगह इतनी हरी भरी कि दर्जों के कमरों के पीछे ही महुआ छूता था और लंबी लंबी घास की दोपहरियां के नीले फूलों की जंगली लतरें उलझी रहती थीं। और इस वातावरण ने अगर किसी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था तो वह थी गेसु। उसे अच्छी तरह मालूम था कि बांस के झाड़ के पीछे किस चीज के फूल हैं। पुराने पीपल पर गिलोय की लतर चढ़ी है और करौंदे के झाड़ के पीछे एक शाही की माद है। नागफनी की झाड़ी के पास एक बार उसने एक लोमड़ी भी देखी थी। शहर के एक मशहूर रईस साबिर हुसैन काजमी की वह सबसे बड़ी लड़की थी। उसकी माँ, जिन्हें उसके पिता अदन से ब्याह कर लाए थे, शहर की मशहूर शायरा थी। हालांकि उनका दीवान छपकर मशहूर हो चुका था, मगर वह किसी भी बाहरी आदमी से कभी नहीं मिलती जुलती थी। उनकी सारी दुनिया अपने पति और अपने बच्चों तक सीमित थी। उन्हें शायराना नाम रखने का बहुत शौक था। अपनी दोनों लड़कियों का नाम उन्होंने गेसु और फूल रखा था और अपने छोटे बच्चे का नाम हसरत। हाँ, अपने पतिदेव साबिर साहब के हुक्के से बेहद चिढ़ती थीं और उनका नाम उन्होंने रखा था आतिश फिजाम। घास, फूल, लतर और शायरी का शौक गेसु ने अपनी माँ से विरासत में पाया था। किस्मत से उसका कॉलेज भी ऐसा मिला जिसमें दर्जों की खिड़कियों से आम की शाखें झांका करती थीं। इसलिए हमेशा जब कभी मौका मिलता था, क्लास से भागकर गेसु घास पर लेटकर सपने देखने की आदी हो गई थी। क्लास के इस महाभिनिष्क्रमण और उसके बाद लतरों की छाह में जाकर ध्यान योग की साधना में उसकी एकमात्र साथिन थी सुधा। आम की घनी छाह में, हरी हरी धूप में दोनों सिर के नीचे हाथ रखकर लेट रहती और दुनिया भर की बातें करती। बातों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किस तरह की बातें करती थीं, यह वही समझ सकता है जिसने कभी दो अभिन्न सहेलियों की एकांत वार्ता सुनी हो। गालिब की शायरी से लेकर उनके छोटे भाई हसरत ने एक कुत्ते का पिल्ला पाला है, यह गेसु सुनाया करती थी। और शरद के उपन्यासों से लेकर यह कि उसकी मालिन ने गिलट का कड़ा बनवाया है, यह सुधा बताया करती थी। दोनों अपने अपने मन की बातें एक दूसरे को बता डालती थीं और जितना भावुक, प्यारा, अनजान और सुकुमार दोनों का मन था, उतनी ही भावुक और सुकुमार दोनों की बातें। हाँ, भावुक, सुकुमार दोनों ही थीं, लेकिन दोनों में एक अंतर था। गेसु शायर होते हुए भी इस दुनिया की थी और सुधा शायर न होते हुए भी कल्पना लोक की थी। गेसु अगर झाड़ियों में से कुछ फूल चुनती तो उन्हें सूंघती, उन्हें अपनी छोटी में सजाती और उन पर चंद शेर कहने के बाद भी उन्हें माला में पिरोकर अपनी कलाई में लपेट लेती। सुधा लतरों के बीच में सिर रखकर लेट जाती और निर्निमेष पलकों से फूलों को देखती रहती और आंखों से न जाने क्या पीकर उन्हें उन्हीं की डालों पर फूलता हुआ छोड़ देती। गेसु हर चीज का उचित इस्तेमाल जानती थी। किसी भी चीज को पसंद करने या प्यार करने के बाद अब उसका क्या उपयोग है, क्रियात्मक यथार्थ जीवन में उसका क्या स्थान है, ये गेसु खूब समझती थी। लेकिन सुधा किसी भी फूल के जादू में बंध जाना चाहती थी, उसी की कल्पना में डूब जाना जानती थी। लेकिन उसके बाद सुधा को कुछ नहीं मालूम था। गेसु की कल्पना और भावुक सूक्ष्मता शायरी में व्यक्त हो जाती थी, अतः उसकी जिंदगी में काफी व्यावहारिकता और यथार्थ था। लेकिन सुधा, जो शायरी लिख नहीं सकती थी, अपने स्वभाव और गठन में खुद ही एक मासूम शायरी बन गई थी। वह भी पिछले 2 सालों में तो सचमुच ही इतनी गंभीर, सुकुमार और भावनामयी बन गई थी कि लगता था कि स्वर के गीतों से उसके व्यक्तित्व के रेशे बुन गए हैं। लड़कियां गेसु और सुधा के इस स्वभाव और उनकी अभिन्नता से वाकिफ थीं और इसलिए जब आज सुधा की मोटर आकर साइबान में रुकी और उसमें से सुधा और गेसु हाथ में फाइल लिए उतरी तो कामिनी ने हंसकर प्रभा से कहा, लो, चंदा सूरज की जोड़ी आ गई। सुधा ने सुन लिया, मुस्कुराकर गेसु की ओर, फिर कामिनी और प्रभा की ओर देखकर हंस दी। सुधा बहुत कम बोलती थी, लेकिन उसकी हंसी ने उसे खुशमिजाज साबित कर रखा था और वह सभी की प्यारी थी। प्रभा ने आकर सुधा के गले में बांह डालकर कहा, गेसु बानो, थोड़ी देर के लिए सुधा रानी को हमें दे दो, जरा कल के नोट्स उतारने हैं इनसे पूछकर। गेसु हंसकर बोली, उसके पापा से तय कर ले, फिर तू जिंदगी भर सुधा को पाल पोस, मुझे क्या करना है। जी। जब सुधा प्रभा के साथ चली गई तो गेसु ने कामिनी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, कम्मो रानी, अब तो तुम ही हमारे हिस्से में पड़ी, आओ चलो।
देखें लतर में कुंदरू हैं। कुंदरू तो नहीं, अब चने का खेत हरिया आया है, अकम्मो बोली। गृह विज्ञान का पीरियड था और मिस उमालकर पढ़ा रही थीं। बीच की कतार की एक बेंच पर कामिनी, प्रभा, गेसु और सुधा बैठी थीं। हिस्सा बांट अभी तक कायम था, अतः कामिनी के बगल में गेसु, गेसु के बगल में प्रभा और प्रभा के बाद बेंच के कोने पर सुधा बैठी थी। मिस उमालकर रोगियों के खान पान के बारे में समझा रही थीं। मेज के बगल में खड़ी हुई, हाथ में एक किताब लिए हुए, उसी पर निगाह लगाए वह बोलती जा रही थीं। शायद अंग्रेजी की किताब में जो कुछ लिखा हुआ था उसी का हिंदी में उल्था करते हुए बोलती जा रही थीं। आलू एक नुकसानदेह तरकारी है। रोग की हालत में वह खुश्क होता है, गर्म होता है और हजम मुश्किल से होता है। सहसा गेसु ने एकदम बीच से पूछा, गुरुजी, गांधी जी आलू खाते हैं या नहीं? सभी हंस पड़े। मिस उमालकर ने बहुत गुस्से से गेसु की ओर देखा और डांट कर कहा, व्हाई टॉक ऑन ऑफ गांधी? I want no political discussion in class. गांधी से क्या मतलब? मैं दर्जे में राजनीतिक बहस नहीं चाहती। इस पर तो सभी लड़कियों की दबी हुई हंसी फूट पड़ी। मिस उमालकर झल्ला गईं और मेज पर किताब पटकते हुए बोली, साइलेंस, खामोश। सभी चुप हो गए। उन्होंने फिर पढ़ाना शुरू किया। जिगर के रोगियों के लिए हरी तरकारियां बहुत फायदेमंद होती हैं। लौकी, पालक और हर किस्म के हरे साग तंदुरुस्ती के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। सहसा प्रभा ने कुहनी मारकर गेसु से कहा, ले फिर क्या है, निकाल चने का हरा साग, खा खा कर मोटे हो मिस उमालकर के घंटे में। गेसु ने अपने कुर्ते की जेब से बहुत सा साग निकालकर कामिनी और प्रभा को दिया। मिस उमालकर अब शक्कर के हानि लाभ बता रही थीं। लंबे रोग के बाद रोगी को शक्कर कम देनी चाहिए। दूध या साबुदाने में ताड़ की मिश्री मिला सकते हैं। दूध तो ग्लूकोज के साथ बहुत स्वादिष्ट लगता है। इतने में जब तक सुधा के पास साग पहुंचा कि फौरन मिस उमालकर ने देख लिया। वह समझ गईं, यह शरारत गेसु की होगी। मिस गेसु, बीमारी की हालत में दूध काहे के साथ स्वादिष्ट लगता है? इतने में सुधा के मुंह से निकला, साग काहे के साथ खाएं? और गेसु ने कहा, नमक के साथ। नमक के साथ? मिस उमालकर ने कहा, बीमारी में दूध नमक के साथ अच्छा लगता है। खड़ी हो, कहाँ था ध्यान तुम्हारा? गेसु सन्ना। मिस उमालकर का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो रहा था। क्या बात कर रही थी तुम और सुधा? गेसु सन्ना, अच्छा, तुम लोग क्लास के बाहर जाओ और आज हम तुम्हारे गार्जियन को खत भेजेंगे। चलो जाओ बाहर। सुधा ने कुछ मुस्कुराते हुए प्रभा की ओर देखा और प्रभा हंस दी। गेसु ने देखा कि मिस उमालकर का पारा और भी चढ़ने वाला है, तो वह चुपचाप किताब उठाकर चल दी। सुधा भी पीछे पीछे चल दी। कामिनी ने कहा, खतवत भेजती रहना सुधा, और क्लास ठठाकर हंस पड़ी। मिस उमालकर गुस्से से नीली पड़ गई। क्लास अब खत्म होगी और रजिस्टर उठाकर चल दी। गेसु अभी अंदर ही थी कि वह बाहर चली गई और उनके जरा दूर पहुंचते ही गेसु ने बड़ी अदा से कहा, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। और सारी क्लास फिर हंसी से गूंज उठी। लड़कियां चिड़ियों की तरह फुर्र हो गईं और थोड़ी ही देर में सुधा और गेसु बैडमिंटन फील्ड के पास वाले छतनार पाकड़ के नीचे लेटी हुई थीं। बड़ी खुशनुमा दोपहरी थी। खुशबू से लदे हल्के हल्के झोंके गेसु की ओढ़नी और गरारे की सिलवटों से आंख में चौली खेल रहे थे। आसमान में कुछ हल्के रुपहले बादल उड़ रहे थे और जमीन पर बादलों की सांवली छायाएं दौड़ रही थीं। घास के लंबे चौड़े मैदान पर बादलों की छायाओं का खेल बड़ा मासूम लग रहा था। जितनी दूर तक छाह रहती थी उतनी दूर तक घास का रंग गहरा काही हो जाता था और जहां जहां बादलों से छनकर धूप बरसने लगती थी वहां वहां घास सुनहरे ढानी रंग की हो जाती थी। दूर कहीं पर पानी बरसा था और बादल हल्के होकर खरगोश के मासूम स्वच्छंद बच्चों की तरह दौड़ रहे थे। सुधा आंखों पर फाइल की छाह किए हुए बादलों की ओर एक तक देख रही थी। गेसु ने उसकी ओर करवट बदली और उसकी वेणी में लगे हुए रेशमी फीते को उंगली में उमेटते हुए एक लंबी सी सांस भरकर कहा, बादशाहों की मुअत्तर ख्वाबगाहों में कहां वह मजा जो भीगी भीगी घास पर सोने में है, मुतमिन बेफिक्र लोगों की हंसी में भी कहां, लुत्फ जो एक दूसरे को देखकर रोने में है। सुधा ने बादलों से अपनी निगाह नहीं हटाई, बस एक करुण सपनीली मुस्कुराहट बिखेर कर रह गई। क्या देख रही है सुधा? गेसु ने पूछा। बादलों को देख रही हूँ, सुधा ने बेहोश आवाज में जवाब दिया। गेसु उठी और सुधा की छाती पर सिर रखकर बोली, कैफ बरदोश, बादलों को न देख, बेखबर तू न कुचल जाए कहीं। और सुधा के गाल में जोर की चुटकी काट ली। हाय रे, सुधा ने चीख कर कहा और उठ बैठी। वाह वाह, कितना अच्छा शेर है। किसका है? अरे पता नहीं किसका है, गेसु बोली, लेकिन बहुत सच है सुधी। आसमां के बादलों के दामन में अपने ख्वाब टांक लेना और उनके सहारे जिंदगी बसर करने का ख्याल है तो बड़ा नाजुक
मगर रानी बड़ा खतरनाक भी है। आदमी बड़ी ठोकरें खाता है। इससे तो अच्छा है कि आदमी को नाजुक ख्याली से साबिका ही ना पड़े। खाते पीते हंसते बोलते आदमी की जिंदगी कट जाए। सुधा ने अपना आंचल ठीक किया और लटों में से घास के तिनके निकालते हुए कहा, गेसु, अगर हम लोगों को भी शादी ब्याह के झंझट में न फंसना पड़े और इसी तरह दिन कटते जाइए तो कितना मजा आए। हंसते बोलते, पढ़ते लिखते, घास में लेटकर बादलों से प्यार करते हुए कितना अच्छा लगता है। लेकिन हम लड़कियों की जिंदगी भी क्या। मैं तो सोचती हूँ गेसु, कभी ब्याह ही न करूं। हमारे पापा का ध्यान कौन रखेगा। गेसु थोड़ी देर तक सुधा की आंखों में आंखें डालकर शरारत भरी निगाहों से देखती रही और मुस्कुराकर बोली, अरे अब ऐसी भोली नहीं हो रानी तुम। ये शबाब, ये उठान और ब्याह नहीं करेंगी, जोगन बनेंगी। अच्छा चल हट बेशरम कहीं की। खुद ब्याह करने की ठान चुकी है तो दुनिया भर को क्यों तोहमत लगाती है। मैं तो ठान ही चुकी हूं, मेरा क्या। फ्रिक तो तुम लोगों की है कि ब्याह नहीं होता तो लेटकर बादल देखती हैं। और गेसु ने मचलते हुए कहा, अच्छा अच्छा। गेसु की ओढ़नी खींचकर सिर के नीचे रखकर सुधा ने कहा, क्या हाल है तेरे अख्तर मियाँ का। मंगनी कब होगी तेरी। मंगनी क्या, किसी भी दिन हो जाए, बस फूफी जान के यहाँ आने भर की कसर है। वैसे अम्मी तो फूल की बात उनसे चला रही थीं, पर उन्होंने मेरे लिए इरादा जाहिर किया। बड़े अच्छे हैं, आते हैं तो घर भर में रोशनी छा जाती है। केसु ने बहुत भोलेपन से गोद में सुधा का हाथ रखकर उसकी उंगलियां चिटकाते हुए कहा, वे तो तेरे चचाजाद भाई हैं ना, तुझसे तो पहले उनसे बोलचाल रही होगी। सुधा ने पूछा, हाँ हाँ खूब अच्छी तरह से। मौलवी साहब हम लोगों को साथ साथ पढ़ाते थे और जब हम दोनों सबक भूल जाते थे तो एक दूसरे का कान पकड़कर साथ साथ उठते बैठते थे। केसु को झेंपते हुए बोली। सुधा हंस पड़ी, वाह रे, प्रेम की इतनी विचित्र शुरुआत मैंने कहीं नहीं सुनी थी। तब तो तुम लोग एक दूसरे का कान पकड़ने के लिए अपने आप सबक भूल जाते होंगे। नहीं जी, एक बार फिर पढ़ाकर कौन सबक भूलता है। और एक बार सबक याद होने के बाद जानती हो इश्क में क्या होता है। मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। खैर ये सब बात जाने दे सुधा, अब तू कब ब्याह करेगी। जल्दी ही करूंगी, सुधा बोली। किससे। तुझसे। और दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। बादल हट गए थे और पाकड़ की छाह को चीरते हुए एक सुनहली रोशनी का तार झिलमिला उठा। हंसते वक्त गेसु के कान के टॉप चमक उठे और सुधा का ध्यान उधर खिंच गया। ये कब बनवाया तूने। बनवाया नहीं तो उन्होंने दिए होंगे, क्यों। केसु ने शर्माकर सिर हिला दिया। सुधा ने उठकर हाथ से छूते हुए कहा, कितने सुंदर कमल हैं। वाह, क्यों केसु, तूने सचमुच के कमल देखे हैं। न, मैंने देखे हैं। कहाँ। असल में 5-6 साल पहले तक तो मैं गांव में रहती थी ना। ऊंचाहार के पास एक गांव में मेरी बुआ रहती है ना। बचपन से मैं उन्हीं के पास रहती थी। पढ़ाई की शुरुआत मैंने वहीं की और 7वीं तक वहीं पढ़ी। तो वहां मेरे स्कूल के पीछे के पोखरे में बहुत से कमल थे। रोज शाम को मैं भाग जाती थी और तालाब में घुसकर कमल तोड़ती और घर से बुआ एक लंबा सा सोंटा लेकर गालियां देती हुई आती थी मुझे पकड़ने के लिए। जहां वह किनारे पर पहुंचती तो मैं कहती, अभी डूब जाएंगे बुआ। अभी डूबे तो बहुत रबड़ी मलाई की लालच देकर वह मिन्नत करती, निकल आओ। तो मैं निकलती थी। तुमने तो कभी देखा नहीं होगा हमारी बुआ को ना, तूने कभी दिखाया ही नहीं। इधर बहुत दिनों से आई ही नहीं। वे आएंगी तो दिखाऊंगी तुझे। और उनकी एक लड़की है, बड़ी प्यारी, बहुत मजे की है। उसे देखकर तो तुम उसे बहुत प्यार करोगी। वो तो अब यहीं आने वाली है, अब यहीं पढ़ेगी। किस दर्जे में पढ़ती है। ओ, प्राइवेट विदुषी में बैठेगी इस साल। खूब गोल मटोल और हंसमुख है, सुधा बोली। इतने में घंटा बोला और गेसु ने सुधा के पैर के नीचे दबी हुई अपनी ओढ़नी खींची। अरे अब आखिरी घंटे में जाकर क्या पढ़ोगी। हाजिरी कट ही गई, अब बैठो यहीं बातचीत करें, आराम करें, सुधा ने अलसाए स्वर में कहा और खड़ी होकर एक मदमाती हुई अंगड़ाई ली। गेसु ने हाथ पकड़कर उसे बिठा लिया और बड़ी गंभीरता से कहा, देखो ऐसी अरसों ही अंगड़ाई न लिया करो, इससे लोग समझ जाते हैं कि अब बचपन करवट बदल रहा है। तथ बेहद झेंपकर और फाइल में मुंह छिपाकर सुधा बोली, लो तुम मजाक समझती हो। एक शायर ने तुम्हारी अंगड़ाई के लिए कहा है। कौन ये ले रहा है अंगड़ाई, आसमानों को नींद आती है। वाह, सुधा बोली। अच्छा गेसु, आज बहुत से शेर सुनाओ। सुनो, एक हृदय तिरगी है और खाबे कायनात, डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। पहली लाइन के क्या मतलब है, सुधा ने पूछा। हृदय तीरगी के माने हैं अंधेरे की चादर और खाबे कायनात के माने हैं जिंदगी का सपना। अब फिर सुनो शेर।
एक हृदय तीरगी है और खाबे कायनात। डूबते जाते हैं तारे, भीगती जाती है रात। वाह, कितना अच्छा है। अंधकार की चादर है, जीवन का स्वप्न है। तारे डूबते जाते हैं, रात भीगती जाती है। गेसु, उर्दू की शायरी बहुत अच्छी है। ओ, तो तू खुद उर्दू क्यों नहीं पढ़ लेती? गेसु ने कहा, चाहती तो बहुत हूं, पर निभ नहीं पाता। किसी दिन शाम को आओ सुधा, तो अम्मी जान से तुझे शेर सुनवाई। ये ले, तेरी मोटर तो आ गई। सुधा उठी, अपनी फाइल उठाई। केसु ने अपनी ओढ़नी झाड़ी और आगे चली। पास आकर उचक्कर उसने प्रिंसिपल का रूम देखा। वह एक खाली था। उसने दाई को खबर दी और मोटर पर बैठ गई। केसु बाहर खड़ी थी। चल तू भी ना आई? नहीं, मैं गाड़ी पर चली जाऊंगी। अरे चलो, गाड़ी 4:30 बजे जाएगी। अभी घंटा भर है। घर पर चाय पियेंगे, फिर मोटर पहुंचा देगी। जब तक पापा नहीं है तब तक जितना चाहो कार घिसो। केसु भी आ बैठी और कार चल दी।